हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे YouTube चैनल नर्चर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है भुगतान संतुलन। अर्थव्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि भुगतान संतुलन के घटक कौन कौन से हैं, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भुगतान संतुलन की माप किस प्रकार से की जाती है, उसके कौन कौन से खाते वगैरह होते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भुगतान संतुलन होता क्या है? सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि एक निश्चित समयावधि अर्थात एक वर्ष के भीतर, जिसको ले लेते हैं, जो निश्चित समयावधि उसको एक वर्ष ले लेते हैं, अर्थात एक निश्चित समयावधि जिसके अंतर्गत किसी एक देश के निवासियों द्वारा संपूर्ण विश्व के साथ वस्तु, सेवाओं एवं परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी इसमें हमारी चीजें आ रही हैं? पहला, एक निश्चित समयावधि के भीतर एक देश के निवासियों का संपूर्ण विश्व के साथ वस्तुओं का, सेवाओं का एवं परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण होता है भुगतान संतुलन। मतलब एक देश के निवासी अन्य देशों के साथ जिस प्रकार किसी वस्तु का आयात निर्यात कर रहे हैं, सेवाओं का आयात निर्यात कर रहे हैं, या तो कोई परिसंपत्ति खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इस आधार पे जो विवरण होता है उसी को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी परिभाषा होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, उसमें पूछ सकता है भुगतान संतुलन क्या होता है। तो इस तरीके के 4 ऑप्शन रख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक देश के निवासियों का संपूर्ण विश्व के साथ वस्तुओं, सेवाओं एवं परिसंपत्तियों का लेन देन का विवरण एक निश्चित समयावधि के भीतर, इसी को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। दूसरी चीज हमारी पूछता है इसमें से क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है कि भुगतान संतुलन के कौन कौन से खाते होते हैं। तो भुगतान संतुलन में 2 खाते होते हैं, एक चालू खाता है, दूसरा पूंजीगत खाता। एक पूंजीगत खाता और दूसरा चालू खाता। अब जो तीसरी चीज इसमें पूछती है कि चालू खाते के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं और पूंजीगत खाते के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं। तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आप किसी भी परिवार का एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने ही परिवार का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके परिवार में किस किस तरीके से आय आ रही है और किस किस तरीके से उसको व्यय किया जा रहा है। उसके आधार पर जो महीने की स्थिति बनती है, क्या आपका जो आय आई थी उसी हिसाब से खर्चा किया गया उसके अंतर्गत रहते हुए, कि उससे ज़्यादा खर्चा किया गया है। ज़्यादा खर्चा किया गया रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके आय के प्रतिकूल हो गया वो, और कम खर्चा किया गया तो आय के अनुकूल हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से समझिएगा भुगतान संतुलन को भी, कि हमारे पास जितना हम आयात निर्यात करके जितना पैसा आ रहा है उसके बदले में हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है। मतलब जितनी हमारी देनदारियां हैं और जितनी हमारे प्राप्तियां हो रही हैं उसके बदले में कितना मतलब अंतर उत्पन्न हो रहा है, उसी के हिसाब से भुगतान संतुलन का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मेन चीज ये पूछा जाता है कि चालू खाते के अंतर्गत किसको रखते हैं, पूंजीगत खाते के अंतर्गत किसको रखते हैं। तो चालूगत खाते के अंतर्गत किसको रखेंगे? वस्तुओं के व्यापार को, मतलब जो वस्तुओं का आयात एवं निर्यात हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, सेवाओं के आयात एवं निर्यात को। तीसरा, अंतरण भुगतान को। अब इसको इसके अंतर्गत रखने का रीजन क्या है? क्योंकि ये चीजें जो हो रही हैं डेली के यूज पे हो रही हैं। वस्तुओं का आयात निर्यात पर डे हो रहा है, सेवाओं का आयात निर्यात भी पर डे हो रहा है। पर डे यहाँ एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए, विभिन्न चीजों के लिए जाते रहते हैं। अंतरण भुगतान में आ जाता है जैसे आपका घर का कोई बाहर आदमी जो है दुबई या कुवैत वगैरह गया है, वहां से जो पैसा भेजता है उसको अंतरण भुगतान में सम्मिलित किया जाता है। एक तो विप्रेषण का धन हो गया, आपको कोई उपहार वगैरह मिल जा रहा है बाहर से, इन सब चीज़ों को किसमें शामिल किया जाता है? अंतरण भुगतान में। तो इसमें विप्रेषण वाला जो पैसा होता है उसको शामिल किया जाता है, और दूसरा जो है आपका उपहार वगैरह ये सब शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आपका वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और अंतरण भुगतान जो होता है वो किसमें शामिल किया जाता है? चालूगत खाते में। जैसे एक परिवार को ले लीजिए, एक परिवार में 100 रुपया कोई कमा रहा है, जो परिवार का गार्जियन है वो कितने खर्चा कर रहा है? 20 रुपया आपके वस्तुओं पे खर्चा कर दिया, 20 रुपया आपकी सेवाओं पे जैसे शिक्षा पे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे खर्चा कर दिया, मनोरंजन पे खर्चा कर दिया। और अंतरण भुगतान में हो सकता है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य बाहर
कमा रहा हो वो कुछ पैसा भेज दे, या तो आपके परिवार के ही जो गार्जियन है उनको कुछ किसी को गिफ्ट वगैरह देना पड़ जाए, तो वो जो 100 रुपये है उसी में से देंगे। मान लीजिए 100 रुपये में से 20 रुपये का गिफ्ट या तो पा सकते हैं या तो दे सकते हैं, तो दोनों को उसमें शामिल किया जाता है। वो तो बात की चीज़ है जिसको हम देख लेंगे। तो 100 रुपये में से मान लीजिए उन्होंने किसी को गिफ्ट ही दे दिया, तो उसका खर्चा कितना हो गया, 60 रुपया खर्चा हो गया 100 में से। ये 100 रुपया उन्होंने कमाया, 100 रुपया 20 रुपया वस्तु पे खर्चा किया, 20 रुपया सेवाओं पे खर्चा किया और 20 रुपया गिफ्ट वगैरह देना में खर्चा किया। अब उनके पास 60 रुपया तो यहाँ खर्चा कर दिए, 40 रुपया उन्होंने सेविंग की। अब पूंजीगत खाते में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझ लेंगे कि 40 रुपये सेविंग किस तरीके से की गई। तो पूंजीगत खाते में आपका निवेश आता है जो कि FDI या FII के रूप में प्राप्त होता है, अभी इसको हम लोग समझ लेंगे। दूसरा क्या आता है इसमें, जो ऋण होते हैं, ऋण में सभी आएंगे, सार्वजनिक ऋण या व्यापारिक ऋण, सभी प्रकार के ऋण जो हम लोग विदेशों से लेते हैं या तो विदेशों को देते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के। और तीसरी सहायता, आप देखते होंगे विश्व बैंक सहायता दे रहा है, एशियाई विकास बैंक सहायता देता है, या तो बहुपक्षीय सहायता मिलती है, ऋण सहायता मिलती है। कई देश आपस में मिलकर एक देश को सहायता दे देते हैं ऋण के रूप में कि भैया आज अपना संभाल लो, कल को हमें फिर वापस कर देना, ठीक है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, एक पक्षीय या बहुपक्षीय ऋण के रूप में सहायता। आप समझिए 40 रुपया पिताजी के पास सेविंग के रूप में बच गई, ठीक है। अब वो क्या किए, हो सकता है उनकी हो कि कोई एक जमीन वगैरह खरीद लिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, निवेश कहेंगे। तो जो सेविंग करते गए, क्योंकि वो पर डे तो यूज कर नहीं रहे, उसको 40 रुपया सेव करते करते गए, जब उनके पास एक निश्चित अमाउंट हो गया तो वो उन्होंने क्या कर दिया, उसको निवेश कर दिया। तो इसलिए इसको पूंजीगत खाते में रखा गया, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन की चीज़ नहीं है। आप एक मतलब समझने के लिए आपके हैं कि आप एक निश्चित चीज़ बचा रहे हैं और उसको कुछ समय के बाद उसको अपना खरीदने के लिए निवेश कर रहे हैं। ये प्रतिदिन तो होगा नहीं, आप अपने निश्चित पूंजी रखें, उसको कुछ दिन बाद निवेश कर दिए। तो इसीलिए इसको याद करने के तरीके से रखिएगा कि जो चीज़ हम लोग लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं उसको पूंजीगत निवेश में करेंगे। क्योंकि पूंजीगत में क्या होता है, मतलब पूंजी मत समझिएगा। पूंजी मतलब ये होगा कि कोई परिसंपत्ति बनाई जा रही है, कोई नई चीज़ खरीदी जा रही है, कोई ढांचा बनाया जा रहा है, कोई कंपनी वगैरह बनाई जा रही है। इस तरीके से पूंजीगत को लीजिएगा, जिसका लाभ हमें तुरंत नहीं मिलता है, हमें कुछ समय बाद मिलता है। तो जो दीर्घकालीन निवेश होता है उसको पूंजीगत में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो निवेश आपका किस में आ गया, पूंजीगत में आ गया। ऋण भी आपका, अगर आज आप ऋण ले रहे हैं तो तुरंत तो देंगे नहीं, कुछ समय बाद लेंगे, तो इसको भी इसी तरह याद रखिएगा। जो चीज़ें दीर्घकाल में जा रही हैं उसको पूंजीगत में रखेंगे। तो जो ऋण है वो भी आपकी पूंजीगत में आ गई। और जो सहायता मिलती है हमें द्विपक्षीय या बहुपक्षीय ऋण के रूप में, विदेशी जो संस्थानें हैं उसको भी हमें दीर्घकाल में रिटर्न करना होता है, तो इसलिए उसको भी पूंजीगत निवेश में करते हैं, पूंजीगत खाते के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया, चालू खाते में आपका वस्तुओं और सेवाओं और अंतरण भुगतान को रखा जाएगा, पूंजीगत खाते में आपका निवेश को रखा जाएगा, ऋण को रखा जाएगा और जो सहायता मिले उसको रखा जाएगा। एक स्टेप और थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेवाओं में किसको किसको रखा जाता है। तो सेवाओं में जो आप पर्यटन के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, ये चीजें हो गई, मनोरंजन हो गया, सॉफ्टवेयर निर्यात हो गया, ये सब सारी किस में आ गई, सेवाओं में आ गई। एक दो दूसरी चीज लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि जो कर्मचारी यहाँ पे, या तो अपने देश में विदेशी कर्मचारी यहाँ आए, उनको हम लोगों ने नियोजित किया, तो उनको क्या देंगे, सैलरी देंगे ही। या तो जो भारत के कर्मचारी हैं वो विदेशों में नियोजित है, उनको भी सैलरी मिल ही रही है, ठीक है। तो उसको भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। जो कर्मचारी रहते हैं उनकी सैलरी को भी इसमें शामिल किया जाता है। तीसरी चीज इसमें क्या शामिल की जाती है, जैसे हमने निवेश कर दिया किसी परिसंपत्ति में कि आज ये जमीन खरीद ली, 10 साल बाद जब उसको बेचे तो हमें वहां से क्या मिला, आय मिल गया। या तो हमने कोई बॉन्ड वगैरह खरीद लिया, उसको भी निवेश कर लिया, तो उसको में भी जो हमें 4 साल 3 साल बाद जो आय मिल रही है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। जो आय मिलती है निवेश से, अच्छा, इसको शामिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चालूगत खाते का जो प्रभाव होता है वो आय पे, उत्पादन पे, रोजगार पर, तीनों पे पड़ता है। तो ये हमारे किससे जुड़े हैं, रोजगार से भी जुड़े हैं, उत्पादन से भी जुड़े हैं, आय से भी जुड़े हैं, इसलिए इसको जो है इसमें शामिल किया जा रहा है इन चीज़ों को। तो ये याद रखिएगा कि कर्मचारियों को जो सैलरी वगैरह दी जाती है उसको भी चालूगत खाते में रखा जाता है, और जो निवेश से जो आय प्राप्त होता है उसको भी चालूगत खाते में रखा जाता है, ठीक है। चालूगत खाते का प्रभाव जो है आय, रोजगार एवं उत्पाद तीनों पे पड़ता है, इस वजह से इन दोनों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है।
तो हमारा तो ये क्लियर हो गया कि चालूगत खाते में क्या है और पूंजीगत खाते में क्या है। तो चालूगत खाते में आपका आय वस्तुओं का आ गया, सेवाओं का आ गया और अंतरण भुगतान आ गया। पूंजीगत खाते में आपका एफडीआई निवेश आ गया, एफडीआई एफआईआई हो गया, और दूसरा आपका जो ऋण हो गया, और तीसरा आपका सहायता हो गया। एफडीआई और एफआईआई में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं क्या है। एफआईआई जो होता है वो फॉरेन संस्था, विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं इसको। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई क्या होता है, सभी को पता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोनों में अंतर क्या होता है? संस्थागत निवेश मतलब जो वहां पे जैसे विदेशों में ऐसी कंपनियां जिनको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, वो अगर निवेश करती हैं तो उसको क्या कहते हैं? विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं। और एफडीआई में क्या होता है कि कोई भी कंपनी, जैसे वॉलमार्ट हो गया आपका, अब ये बर्गर किंग वगैरह, कुछ भी जो आपकी बड़ी कंपनियां हैं, वो अगर जो कि संस्थागत नहीं भी हो, भी सकती नहीं भी हो सकती, वो अगर निवेश करती हैं तो उसको क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं। पहली चीज तो ये होगी। इसमें जो संस्थागत कंपनियां वो निवेश करती हैं, इसमें जरूरी नहीं कि संस्थागत कंपनियां निवेश करें। दूसरा चीज क्या होता है, ये किस में निवेश करती हैं? शेयर में करती हैं, बॉन्ड में करती हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में करती हैं। ये क्या करती हैं? विदेशी एफडीआई किसको कहते हैं? ऐसी कंपनियां जो कि भारत में परिचालित पहले से की कोई कंपनी हो, या तो कोई सहायक कंपनी को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए जो निवेश करती हैं उसको एफडीआई कहते हैं। मतलब क्या हुआ, एफडीआई में जो निवेश करती हैं कंपनियां, उनको यहाँ पे स्वामित्व का जो है अपने कब्जे में लेना रहता है। तो इसके लिए सेबी ने 10% शेयर निर्धारित कर दिया है कि आपको 10% इक्विटी जो है किसी कंपनी में, जब आप उतना निवेश करेंगे तो ही आप एफडीआई के रूप में यहाँ पे मान्यता प्राप्त करेंगे। तो 10% इक्विटी तक अगर निवेश हो जाता है और उसके ऊपर भी हो जाता है तो उसको एफडीआई में सम्मिलित करेंगे, और इससे नीचे रहेगा तो एफआईआई में। ठीक है, 10% इक्विटी से अधिक अगर निवेश होता है तो उसको एफडीआई में सम्मिलित करते हैं, और 10% से कम होता है तो उसको एफआईआई में करते हैं। एफआईआई जो होता है अल्पकालिक होता है, मतलब जैसे ही देखेगा कि बाजार में कुछ भी उथल पुथल हो रही है तो मुद्रा लेके तुरंत अपने देश चला जाएगा। तो ये क्या होता है? अल्पकालिक होता है। और एफडीआई क्या होता है? ये दीर्घकालिक होता है, क्योंकि इसी कंपनी में निवेश करता है, वहां पे कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार करता है, प्रौद्योगिकी लाता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाता है, लोगों को प्रशिक्षित करता है, जो भी यहाँ पे जो जिनको नियोजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है? ये दीर्घकालिक होता है। तो इसको जब इतना ज्यादा निवेश करेगा तो जल्दी छोड़ के जाना संभव नहीं होता है। इसका प्रभाव आय, उत्पादन, रोजगार सब पर पड़ता है। एफआईआई का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, आय, उत्पादन, रोजगार पर। ठीक है, तो ये आपका जो है एक मोटा मोटा इन दोनों के बीच अंतर है, इसको समझ लीजिएगा। तो जो निवेश आएगा उसको किस में शामिल कर रहे हैं? विदेशी संस्थागत निवेश में। ठीक है, सॉरी, जो निवेश आ रहा है उसको किस में शामिल कर रहे हैं? पूंजीगत खाते में। इसी तरीके से मैंने ऋण भी बता दिया, जो चाहे अल्पकालिक हो चाहे दीर्घकालिक ऋण हो, उसको भी उसी में शामिल करेंगे। और आपका जो सार्वजनिक सहायता मिल रही है उसको भी हम लोग जो है पूंजीगत खाते में शामिल करेंगे। अब जो इसमें क्वेश्चन तीसरा पूछता है कि व्यापार संतुलन क्या है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा संबित जो समय बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, उन दोनों के बीच में इसी कुछ चीज को लेकर बहस हो गया था कि जो हमेशा गौरव भल्ला, क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, हमेशा उनका जीके टेस्ट करते रहते हैं संबित पात्रा जी का। तो उन्होंने उनसे यही पूछा कि व्यापार डेफिसिट या तो ट्रेड डेफिसिट क्या है। तो हमको इसको समझना होगा कि व्यापार घाटा क्या होता है। व्यापार घाटा जो हम लोगों ने चालू खाता पढ़ा है उसमें हम लोगों ने वस्तु, सेवाएं और अंतरण भुगतान को शामिल किया था। लेकिन व्यापार खाते में जो है व्यापार घाटा चालू खाते से संबंधित होता है, लेकिन केवल दृश्य मदों से। दृश्य मदों का मतलब ये होगा कि केवल वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से संबंधित होता है। तो व्यापार घाटा किससे संबंधित है? केवल दृश्य मदों से, अर्थात वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। बस यही याद रखिएगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मतलब वस्तुओं का कितना आयात हो रहा है और कितना निर्यात हो रहा है, उसके हिसाब से जो हमारा पास पैसा आया उसी को क्या कहते हैं? व्यापार। उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि व्यापार जो है घाटे में है कि व्यापार अधिशेष में है। जैसे हम लोगों ने 5 रुपए का आयात किया और बदले में 3 रुपए का ही निर्यात किया, तो हमारा 2 रुपये ज़्यादा देना पड़ गया, तो हमारा क्या हो गया? व्यापार घाटा हो गया। वहीं हम लोगों ने 7 रुपए का निर्यात किया और 5 रुपए का आयात किया, तो हमारे पास 2 रुपया बच गया, तो हमारा क्या हो गया? व्यापार अधिशेष हो गया। ठीक है,
₹7 का आयात, ₹5 का निर्यात, तो हमारे पास ₹2 और कितने क्या देना है, एक्स्ट्रा देना है, तो हमारा क्या हो गया, घाटा हो गया। व्यापार घाटा कितने रुपए का हो गया, ₹2 का। और वहीं अगर ₹7 का निर्यात और ₹5 का आयात किया तो हमारे पास ₹2 क्या हुआ, बच गया, तो हमारा वो क्या हो गया, व्यापार अधिशेष हो गया। ₹5 का आयात किए, ₹5 का निर्यात किए, व्यापार क्या हो गया, हमारा संतुलन में हो गया, ना अधिशेष हुआ ना हमारा घाटा हुआ। मेन इसमें यही चीज है कि व्यापार जो है घाटा होता है वो केवल वस्तुओं के आयात निर्यात से लेना देना है इसका, ना कि सेवाओं से लेना देना है, ना ही अंतरण भुगतान से लेना देना है, ना ही निवेश से लेना, किसी चीज से नहीं लेना देना है, केवल दृश्य मदों से अर्थात वस्तुओं के आयात निर्यात से लेना देना है। ठीक है, तो व्यापार घाटा का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये किससे रिलेटेड है, वस्तुओं के आयात निर्यात से अर्थात दृश्य मदों के आयात एवं निर्यात से रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि भुगतान संतुलन की माप किस पे की जाती है। तो भुगतान संतुलन की माप केवल चालू खाते के आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि भुगतान संतुलन हमारे प्रतिकूल है कि अनुकूल है। तो भुगतान संतुलन की माप किस पे होती है, चालू खाते पर। पूंजीगत खाते से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको एक सम्मिलित किया गया है, लेकिन अगर माप करनी होती है तो हम लोग चालू खाते पे करते हैं। ठीक है, इसको क्लियर रखिएगा कि भुगतान संतुलन की माप किस पे की जाती है, चालू खाते पे की जाती है। इसी के आधार पर निर्धारित होता है कि भुगतान संतुलन अनुकूल है कि प्रतिकूल है। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि व्यापार घाटा क्या है। तो व्यापार घाटा चालू खाते से रिलेटेड है, जिसमें केवल दृश्य मदों अर्थात वस्तुओं के लेन देन या आयात एवं निर्यात से संबंधित है। तीसरी चीज ये पूछती है कि भुगतान संतुलन की सबसे बड़ी मद, मतलब सबसे बड़ा उसमें जो घटक है वो कौन सा है। तो व्यापार घाटा या तो व्यापार खाता ही जो है भुगतान संतुलन की सबसे बड़ी मद है, अर्थात व्यापार खाता क्या है, भुगतान संतुलन की सबसे बड़ी मद है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये समझिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी मद है तो भुगतान संतुलन का एक भाग है, ना कि वो भुगतान संतुलन को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है व्यापार खाता। ध्यान से समझिएगा, व्यापार खाता जो है, व्यापार जो खाता है वो जस्ट भुगतान संतुलन का एक भाग है, ना कि उसको पूरी तरीके से उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाया हुआ है। तो हो सकता है कि व्यापार खाता जो है अनुकूल हो और भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो। ठीक है, भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने पर भी, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने पर भी व्यापार खाता जो है या तो व्यापार खाता अनुकूल हो सकता है, और भुगतान संतुलन के अनुकूल होने पर भी ये अनुकूल हो सकता है और प्रतिकूल होने पर भी ये अनुकूल हो सकता है। बस इसको याद रखिएगा कि दोनों दशाओं में अनुकूल है, भले ही भुगतान संतुलन आपका प्रतिकूल हो या तो अनुकूल हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, भुगतान, क्योंकि ये जस्ट उसका एक भाग है, ना कि उसको पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो हो सकता है कि भुगतान संतुलन हमारा प्रतिकूल हो लेकिन व्यापार संतुलन जो है हमारा अनुकूल हो, और ये भी हो सकता है कि भुगतान संतुलन हमारा अनुकूल हो और व्यापार संतुलन भी अनुकूल हो। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इससे ये पूछता है कि भुगतान संतुलन किस प्रकार की खातान पद्धति। तो ये दोहरी खातान पद्धति है, दोहरी खातान पद्धति है, क्योंकि इसमें लेन देन दोनों शामिल होता है, मतलब कितनी प्राप्तियां हो रही हैं और कितना देना है दोनों शामिल होता है। प्राप्तियां एवं देनदारियां दोनों शामिल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन को दोहरी खातान पद्धति कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन यही पूछता है कि चालू खाता जो है उसका क्या आय, उत्पादन एवं रोजगार पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो चालू खाते का पड़ता है बट पूंजीगत खाते का नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चालू खाते का आय, उत्पादन एंड रोजगार पर प्रभाव पड़ता है बट पूंजीगत खाते का नहीं। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में 64 या 65 में कि हमारा जो व्यापार संतुलन कब कब अनुकूल था। तो 1972, 73 और 76-77 में हमारा व्यापार संतुलन जो है वो अनुकूल था। व्यापार संतुलन 1972, 73 एंड 76-77 में अनुकूल था। ठीक है, व्यापार संतुलन जो है हमारा 1972, 73 और 76-77 में अनुकूल था। तो 5-6 क्वेश्चन जो आपके भुगतान संतुलन से बनते हैं। पहला
किसका जो है माप किसके आधार पर किया जाता है, तो चालू खाते के आधार पर किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मद जो है वो आपका व्यापार संतुलन है, ठीक है। भुगतान संतुलन के अनुकूल रहने पर भी व्यापार संतुलन अनुकूल हो सकता है, और भुगतान संतुलन के प्रतिकूल रहने पर भी व्यापार संतुलन हमारा अनुकूल हो सकता है। तीसरी जो इसमें चीज है कि चालू खाते में कौन कौन सी चीजें शामिल है और पूंजीगत खाते में। तो चालू खाते में हमारा वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और अंतरण भुगतान शामिल होता है। पूंजीगत खाते में हमारा निवेश, ऋण और जो विदेशी सहायता प्राप्त होती है वो शामिल होता है। चौथा क्वेश्चन जो है, चालू खाते का जो प्रभाव होता है वो आय, उत्पादन, रोजगार पर पड़ता है, जबकि पूंजीगत खाते का नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने देख लिए हैं। एक दो चीज और जो इससे पूछता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिएगा। तो रुपए की परिवर्तनीयता, कि रुपए का परिवर्तन किस किस खाते पर है। ठीक है, तो हमारा जो है दो खाते हैं बताए मैंने, चालू खाता और पूंजीगत खाता, ठीक है। चालू खाता और दूसरा पूंजीगत खाता। पहले क्या होता था, 1991 से पहले जब उदारीकरण और निजीकरण नहीं आया था तो सरकार काफी ज्यादा नियंत्रण रखती थी कि हाँ भैया इतने ही दर पे आप पैसे को विदेशी मुद्रा के साथ बदल सकते हैं, उससे दर पे नहीं। तो इससे क्या होता था कि हमारा आयात एवं निर्यात दोनों प्रभावित होता था। अगर हमें अपने जो निर्यात के बदले में उतनी विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाए जितनी हम चाह रहे हैं मार्केट रेट के हिसाब से, चूंकि सरकार उस पर नियंत्रण रख रही है, तो जाहिर सी बात है हमारा निर्यात जो है हतोत्साहित होगा, उसी तरह हमारा आयात भी हतोत्साहित होगा। तो इन दोनों कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी, जिसके कारण बहुत बड़ा व्यापार घाटा हो गया और हम लोग काफी ज्यादा कर्जे में डूब गए थे, जिसके कारण हमें IMF के पास जाना पड़ा। ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझिए इसके पीछे, रुपए को परिवर्तन करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, RBI की एक समिति बैठी, उसमें ये निर्धारित किया गया कि रुपए को किस तरीके से परिवर्तित किया जाए ताकि हमारा जो है निर्यात भी बढ़ सके और आयात को भी कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसी आधार पर 1994 में चालू खाते पर रुपए को परिवर्तित कर दिया गया पूर्ण रूप से। मतलब हम लोग चाहे तो वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, सेवाओं का आयात एवं निर्यात के बदले कितने भी रुपए का जो है परिवर्तन कर सकते हैं बाजार दर के हिसाब से, ना कि सरकार के नियंत्रण के हिसाब से, ठीक है। ये याद रखिएगा, चालू खाते पर पूंजी परिवर्तनीयता का मतलब ये है कि हम लोग बाजार दर के हिसाब से, जैसा कि विदेशी मुद्रा की डिमांड एवं सप्लाई होगी उस हिसाब से उसके जो है मूल्य में बढ़ोतरी और या तो बढ़ता है या तो घटता है। जिस तरीके से अभी हम लोग देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले जो भारत का जो रुपया है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो वो मार्केट दर उसको कहते हैं। जैसा उसका विदेशी मुद्रा की डिमांड एवं सप्लाई रहती है उस हिसाब से जो है मुद्रा का मूल्य जो ऊपर नीचे होता रहता है, इसको याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से 1994 में चालू खाते पर चालू खाते पर जो है रुपए को पूर्णतः परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। चालू खाते पर कब कर दिया गया, 1994 में। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है जितना भी चाहे वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात निर्यात कर सकते हैं बाजार दर के हिसाब से, ठीक है। पूंजीगत खाते पर आंशिक परिवर्तन है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अभी जैसे हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, पूंजीगत खाते पर क्या हो जाएगा, अगर रुपए को पूरी तरीके से परिवर्तनीय कर देंगे तो जो इसमें क्या आ रहा है, निवेश हम लोगों ने देखा है। तो कोई भी विदेशी कंपनी आके पूरी तरीके से यहाँ पे किसी कंपनी को अपने ऊपर मतलब स्थापित कर सकती है, उसको चला सकती है, उस पर उसका पूरी तरीके से कमांड होगा। इससे क्या होगा कि जो भारत के घरेलू उद्योग हैं अभी उस तरीके से वो विकसित नहीं हो पाए, तो उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे आके परिसंपत्ति खरीद सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, ऋण पूरे अपने ही पैसे में दे देंगे, तो भारत की जो डेवलपिंग अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए क्या किया गया, पूंजी खाते को अभी जो है आंशिक परिवर्तन किया गया। कुछ जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रक्षा उद्योग में 74% का जो है निवेश को अप्लाई कर दिया गया, विदेशी निवेश को। इसी तरीके से कुछ कुछ चीज़ों में उसको जो है निवेश को 100% किसी में रिटेल सेक्टर में किया गया है, कुछ कुछ जगहों पे किया गया, लेकिन पूरी तरीके से इसको पूंजी खाते पर परिवर्तन नहीं बनाया गया। इसी वजह से, क्योंकि भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ आके पूरी तरीके से उस पर नियंत्रण पालेगी तो भारत की जो है अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए समिति कौन सी बनाई गई थी, तो 2006 में तारापुर समिति बनाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार कि पूंजी को परिवर्तन करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो तारापुर समिति 2006 में बनाई गई थी, ठीक है। तो दो चीजें हमारी कि पूंजी की परिवर्तनीयता किस पे है, तो चालू खाते पर पूरी तरीके से पूंजी की परिवर्तनीयता है 1994 से, जबकि पूंजीगत खाते पे आंशिक रूप से परिवर्तनीयता है। इसके लिए समिति कौन सी बनाई गई थी, तारापुर समिति।
ये जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे भुगतान संतुलन और पूंजी की परिवर्तनीयता से, वो सब हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हिस्ट्री का कोई एक या तो ज्योग्राफी से एक टॉपिक उठा के उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।